निवेश बोलने चालने में और प्रचलन में जितना आसान शब्द है, व्यावहारिक तौर पर प्रैक्टिकली उसको उतारने में उतनी कठिनाइयाँ होती हैं। निवेश एक ऐसा शब्द है जिसको सुनकर हर्ष और प्रसन्नता तो होती है, लेकिन जब उसको हम अमली जामा पहनाने की कोशिश करते हैं, तो तमाम तरह की चुनौतियाँ वित्त प्रबंधन से लेकर और इम्प्लीमेंटेशन का जो काम है, वो बहुत ही मुश्किल होता है और वो किसी इम्तिहान से कम नहीं होता। मैं बात कर रहा हूँ ग्लोबल इन्वेस्टर समिट देहरादून एफआरआई में जो अभी हुई है। धामी सरकार पिछले तकरीबन 4 महीनों से इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को सफल बनाने के लिए देश-विदेश की यात्राएँ कर रही थी। और मैं इसी पर आपसे बात करूँगा। मैं हूँ अजीत सिंह राठी, आप मेरे साथ देखते रहिएगा कि इन्वेस्टर समिट में अभी क्या हुआ और असल इम्तिहान क्या बाकी है। पिछले तकरीबन 3 से 4 महीनों से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी पूरी टीम के साथ इस इन्वेस्टर समिट को सफल बनाने के लिए लंदन से लेकर के, दुबई से लेकर हैदराबाद, बेंगलोर, बॉम्बे, दिल्ली, जितने भी अपने महानगर थे, जहाँ जो इंडस्ट्री बेस महानगर हैं, उन सब में गए, निवेशकों से मिले। और यही नहीं, लोकल से लेकर के जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको यहाँ आने का निमंत्रण दिया। और अभी आपके सामने होगा कि कल, यानी 1 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस इन्वेस्टर समिट को एफआरआई में इसका इनॉग्रेशन किया और कल ही तकरीबन 44,000 करोड़ के निवेश ग्राउंडिंग होने का एक दावा भी सरकार ने किया। अब इश्यू ये है कि जो हालाँकि एक चीज़ मैं और इसमें ऐड कर देता हूँ जानकारी के लिए कि अभी तक तकरीबन 3.5 लाख करोड़ के एमओयू साइन होने का दावा सरकार की तरफ से किया गया है। अभी थोड़ी देर पहले उद्योग सचिव और सचिव प्लानिंग दोनों ने ये बात कही है कि 3.5 लाख करोड़ से ज़्यादा के एमओयू साइन हो चुके हैं और जिनमें 44,000 करोड़ रुपए के निवेश की कल ग्राउंडिंग हो चुकी है सीधे तौर पर प्रधानमंत्री के सामने। और ग्राउंडिंग के इंडिकेटर जो उन्होंने बनाए हैं, वो ज़मीन खरीदना है, पॉल्यूशन की एनओसी लेना है, किसी भी तरह की एनओसी लेना है, या आप ने कोई आवेदन किया और उस आवेदन को सरकार ने मंजूर कर दिया, तो ये भी एक इंडिकेटर बनाया गया है। अब चूंकि इंडिकेटर भी बना दिए गए हैं और सारी चीजें हो गई हैं और 3.5 लाख करोड़ का एक एमओयू साइन होने के बाद निवेश आने की संभावना बनी हुई है, जिसमें से 44,000 करोड़ रुपए कल आ चुका है, जैसा सरकार की तरफ से दावा किया गया है। निवेश किसी भी राज्य और किसी भी राष्ट्र के लिए बहुत जरूरी होता है। निवेश किसी भी समाज के लिए, किसी भी राष्ट्र के लिए, रोजगार के लिए, स्वरोजगार के लिए, विकास के तमाम जो बिंदु हैं, उनके मानकों को सही करने के लिए, लोगों की आजीविका को सुदृढ़ करने के लिए, लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए, ऐसी चीजें हैं जो केवल निवेश से शुरू होती हैं। और ये निवेश है जो धामी सरकार पिछले 3-4 महीनों से ला रही थी। हम उस निवेश की बात कर रहे हैं, हम पूरे देश के निवेश की बात नहीं कर रहे हैं। 3.5 लाख करोड़ के एमओयू कैसे धरातल पर उतरेंगे, लेकिन ये सवाल अभी भी मौजूद बना हुआ है। आज गृह मंत्री अमित शाह ने इस कार्यक्रम का समापन किया और आज किसी तरह के निवेश या एमओयू ग्राउंडिंग होने की सूचना सरकार की तरफ से नहीं दी गई है। लेकिन फिर भी हमें इस बात के लिए पुष्कर सिंह धामी की तारीफ करनी चाहिए कि पहली बार इतना मेगा इवेंट उत्तराखंड में हुआ है, जिसका इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री ने किया और उसका समापन गृह मंत्री अमित शाह ने किया। दोनों ही देश के बहुत शक्तिशाली और बहुत बड़े नेता हैं और दोनों ही एक कार्यक्रम में आना, ये कोई आसान बात नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जो टारगेट सरकार, धामी सरकार लेकर के चल रही थी 2.5 लाख करोड़ का, तो 1 लाख करोड़ के एमओयू ज़्यादा साइन करके धामी सरकार ने जो स्कोर खड़ा किया है, वो स्कोर इतना बड़ा है कि शायद ही भविष्य में उसको कोई बीट कर सके। अब ये इन्वेस्टर समिट की बात हुई, चूँकि एफआरआई एक बहुत ही गरिमामयी और बहुत ही पुराना और ऐतिहासिक स्थान है, जहाँ पर फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसको हम बोलते हैं, जहाँ पर वन अनुसंधान के अंतर्राष्ट्रीय लेवल की सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ पर इसका इन्वेस्टर समिट का होना और भी इसको मजबूती प्रदान करने जैसा तो है, और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का इसमें आना इसको सपोर्ट करने जैसा तो है, लेकिन निवेशकों को से डायलॉग करना, उनसे संवाद बनाना केवल और केवल धामी सरकार का उत्तरदायित्व है। यहाँ तक के पार्ट में धामी सरकार की खुले तौर पर मुक्त कंठ से प्रशंसा की जानी चाहिए। उन्होंने भले ही कितना भी खर्च करके, कितना भी समय लगा करके निवेश लाने के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया है जो आज से पहले उत्तराखंड में नहीं हुआ है। इस पर खुश होना चाहिए, मुस्कुराना चाहिए, लेकिन एक असल इम्तिहान अभी भी बाकी है, जिसको हम नॉर्मल भाषा में फॉलो अप कहते हैं। यानी कोई निवेशक अपने यहाँ आया है तो उसको फॉलो भी करना है, उसका फॉलो अप करना है, उसकी कोई दिक्कत तो नहीं है, वो आ रहा है, कब तक आ रहा है, क्या समावधि है, उसके सामने कोई कठिनाई आ रही है, उसको दूर करना है। लगातार संवाद करके सरकार की नीतियों को उसे बताना और उसको कन्विंस करना कि आप आइए और ग्राउंडिंग कीजिए। अभी
एक परीक्षा में धामी सरकार पूरी तरह से उत्तीर्ण हो गई है और उत्तीर्ण नहीं, डिस्टिंक्शन से भी ज़्यादा एक नंबर लेकर के आ गई है। लेकिन फिर भी एक जो असली इम्तिहान बचा है, अब इसको इस तरह से भी ले सकते हैं, जब पुराने टाइम में 2 तरह के इम्तिहान होते थे, एक छमाही परीक्षा होती थी और एक सालाना परीक्षा होती थी, यानी सालाना परीक्षा अभी बची हुई है। अब इसके लिए इन सवालों के जवाब प्रेस कॉन्फ्रेंस में और मुख्यमंत्री ने समय-समय पर तो दिए हैं, लेकिन फिर भी एक इफ़ेक्टिव मॉनिटरिंग सिस्टम कैसे ईज़ाद होगा, जो 3.5 लाख में से 44,000 करोड़ के जो ग्राउंडिंग हुए हैं, अब जो धनराशि बच गई है, यानी 3,06,000 करोड़, उसको ग्राउंडिंग करने के लिए किस तरह से निवेशकों के साथ एक फ़ॉलो-अप और एक संवाद स्थापित किया जाएगा। ये एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है और ये एक बहुत ही बड़ी चुनौती है। अब इस पर अगर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। सिंगल विंडो सिस्टम को इसमें सबसे पहले बहुत स्ट्रेंथन करना होगा। एक ऐसा सिंगल विंडो सिस्टम इजाद करना होगा जैसा गुजरात में है। एक निवेशक आता है, एक आवेदन करता है और उसकी प्रक्रिया आगे बढ़ जाती है, उसे चक्कर नहीं काटने पड़ते। एक और चीज़ है, चूँकि निवेशक को आपने आमंत्रित किया है, आप निवेशकों के पास गए हैं, निवेशक आपके पास नहीं गए हैं। इस सच को कभी आपको भूलना नहीं चाहिए और सरकार को तो ये कंठस्थ होना चाहिए कि निवेशक हमारी नीड हैं और निवेशकों की नीड हम नहीं है, चूँकि हमने उनको बुलाया है। तो निवेश करने वाला सबसे पहले ये देखेगा, अगर वो 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़, 1000 करोड़ का निवेश कर रहा है, तो उसका फ़ायदा किस तरह से हो सकता है। और अगर कोई ये कहता है कि मैं राज्य हित में ऐसे ही निवेश कर रहा हूँ, तो वो बिल्कुल झूठ बोल रहा है और वो सारी चीज़ें एमओयू पर खत्म हो जाएँगी। अब आपकी बात आती है लैंड बैंक की, सब्सिडी की, ये तमाम उन सुविधाओं की जो एक निवेशक को दी जानी चाहिए। तो आप उन पर पूरी तरह से गतिमान होकर काम करेंगे और पूरी एकदम समृद्धता के साथ उन नियमों को उनको बताएँगे, पॉलिसीज़ को बताएँगे, तो ठीक है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि धामी सरकार का निवेश सम्मेलन को लेकर के एक जो असल इम्तिहान है वो शुरू होता है अब, आज के बाद। चूँकि आज 2 दिन का निवेश सम्मेलन, जिसको हमने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का नाम दिया, जिसमें प्रधानमंत्री और गृहमंत्री दोनों आए और हैवी इंडस्ट्री मिनिस्टर, जो यूनियन हैवी इंडस्ट्री मिनिस्टर, वो भी आए और यहाँ मुख्यमंत्री और तमाम मंत्रिमंडल के साथ ही और तमाम निवेशक, चाहे वो अडानी ग्रुप के हों, चाहे वो जिंदल ग्रुप के हों, चाहे वो टीवीएस ग्रुप के हों, चाहे वो एमआर ग्रुप के हों, मतलब तमाम बड़े उद्योगपतियों ने यहाँ शिरकत की। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप उनको कितना कन्विंस करके फॉलो अप करके वो निवेश ला सकते हैं। और यही परीक्षा है, यही इसी परीक्षा में आपको उत्तीर्ण भी होना है, इसी परीक्षा में आपको पास भी होना है। अन्यथा जितनी आपकी पहली की गई मेहनत है वो सब बेकार चली जाएगी। तो इस इम्तिहान के लिए आप तैयार रहिएगा, धामी सरकार को तैयार रहना पड़ेगा, उनके जो सिपहसालार हैं उनको तैयार रहना पड़ेगा और इसको भरोसा दिलाना पड़ेगा तमाम उद्योगपतियों को कि यहाँ आने में कोई घाटे का सौदा नहीं है। और अभी जो आज जो उद्योग सचिव विनय शंकर पांडे, प्लानिंग सेक्रेटरी आर मीनाक्षी सुंदरम ने जो बातें कही हैं, इनको आप नोट कर लीजिए। मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि उन्होंने क्या कहा है, किस तरह के वादे किए हैं, किस तरह से उन्होंने बताया कि निवेश मित्र की तैनाती होगी, 5 करोड़ से ऊपर के इन्वेस्टमेंट का एक फॉलो अप वो लगातार हर इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ मिलकर करेगा। तो ये एक सारी चीज़ें वो उन्होंने बताई है। इस वीडियो को आप सहेज कर रखिएगा, चूँकि इसकी समय-समय पर मॉनिटरिंग होगी। किया गया संक्षेप में, ये जो 2 दिवसीय हमारा कार्यक्रम था, उसमें देश विदेश से भी काफ़ी हमारे इन्वेस्टर्स आए थे और सबसे बड़ी बात ये रही कि इसमें करीब 28 से 30 विभिन्न देशों के हमारे एम्बेसडर्स या उनके फर्स्ट सेक्रेटरी या उनके कॉमर्शियल मिनिस्टर्स होते हैं, उन्होंने भी प्रतिभाग किया था। एक रियल सेंस में जिसको कहते हैं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, ये पूरी उसी की एक प्रतिकृति थी जो यहाँ पर लोग आए। कोई ऐसा बड़ा औद्योगिक समूह नहीं था, एक्सेप्शनल केसेस को यदि हम छोड़ दें, या तो उनके चेयरमैन आए या उनके सीएमडी आए या उनकी ओर से अधिकृत प्रतिनिधियों ने प्रतिभाग किया। सभी महत्वपूर्ण सेक्टर्स में आप सभी ने भी देखा होगा कि हमारे सेक्टोरल सेशंस हुए, अच्छे डिस्कशंस हुए और साथ ही साथ लोगों की जो एक Q&A का सेशन होता है, क्वेश्चन आंसर का, लोगों ने अपनी जिज्ञासाएं भी सामने रखी। हमारे सभी जो सीनियर ऑफिसर्स थे, जो हर सेक्टोरल सेशन के इंचार्ज थे, उन्होंने उनकी जिज्ञासाओं का समाधान भी किया। हमारी B2G मीटिंग्स भी हुई, कई मीटिंग्स में माननीय मुख्यमंत्री जी की के समक्ष भी जो हमारे बड़े इन्वेस्टर्स थे उन्होंने समय लिया और उनके साथ डिस्कशन हुआ। मोटे तौर पर ये कहा जा सकता है कि जब हमारा ये प्रारंभ हुआ था इन्वेस्टर समिट, तो लगभग 2.5 लाख करोड़ तक के MOU हमारे साइन थे
और पिछले 2 दिनों में जो अभी तक की रिपोर्ट है उसके मुताबिक लगभग 3,44,000 करोड़ तक के एमओयू हमारे साइन हो गए हैं। अभी फिगर्स कंपाइल हो रही हैं, फिगर्स जाहिर तौर पर थोड़ा बढ़ेंगी ही। और एक सबसे बड़ी बात ये रही कि इस बार हमारे इन्वेस्टर्स समिट में ग्राउंडिंग को सबसे ज़्यादा जोर दिया गया था। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का केवल 2 स्पष्ट निर्देश था कि केवल एमओयूज तक हम सीमित न रहें बल्कि हम ग्राउंडिंग पर जोर दें, और दूसरा था कि जो रोजगार सृजन करने वाले उद्योग हैं वो बढ़ावा दें। तो संक्षेप में ये अभी तक की जो पूरी एक पिक्चर है मैंने आपके सामने रखी है, और मैं सर से अनुरोध करूंगा कि आप सेक्टर वाइज सर बताना चाहें कि डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे कैसे उतारने का काम करेंगे। ये प्रैक्टिस रही है कि जितने एमओयू साइन होते हैं अगर उसका 10% भी आप ग्राउंडिंग कराते हो तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। आप कहीं भी इसको सर्च कर सकते हो। आज की तारीख में जब हम लोगों का 2.5 लाख करोड़ का एमओयू साइन करके हम इस इवेंट की शुरुआत कर रहे थे, उस समय तक हमने 44,000 करोड़ की ग्राउंडिंग की थी जो करीब 18% होती है। ये भी हमको दिमाग में रखना चाहिए कि एमओयू साइन होने के बाद ये कोई बंद होने वाली प्रक्रिया नहीं है। ये एक प्रकार से लोगों का इंटरेस्ट दिखाई पड़ा कि हाँ हम स्पीड माना चाहते हैं। इसीलिए हमने यूके स्पाइस, मैं आपको डिटेल बता दूं, हमारे यहाँ डेडिकेटेड संस्था यूके स्पाइस बनी हुई है। उसमें एक निवेश मित्रों की तैनाती की जा रही है। हर 5 करोड़ से ऊपर का जो भी एमओयू होगा उसमें हमारा एक निवेश मित्र डेडिकेटेड रहेगा जो उस पर्टिकुलर व्यक्ति से लगातार संपर्क में रहेगा। उसको कोई दिक्कत ना हो, वो सरकार और जो इन्वेस्टर है उसके बीच ब्रिज का काम करेगा। जरूरी नहीं है कि जितने एमओयू हो उतनी ही ग्राउंडिंग हो, लेकिन हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए। एक अच्छा लोगों का रुझान दिखाई पड़ा है, तो अब हमारा फर्ज है, हमारा धर्म है सरकार का और शासन का, प्रशासन का और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का कि हम उन चीजों को पुश करें, पीछे लगे और लोगों को धरातल पे उतारें। ऐसा है, एक सेकंड के लिए मान भी लें कि इसके बाद इन्वेस्टमेंट आगे 1 रुपये का नहीं बढ़ा। 44,000 करोड़ एक सिंगल फाइनेंशियल ईयर में इन्वेस्टमेंट आज तक पिछले 20 साल के इतिहास में नहीं हुआ। अगर मैं आपकी बात को मान लूँ कि ये यहाँ से आगे नहीं बढ़ने वाला है तो भी ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। बाकी जरूर बढ़ाएंगे, क्योंकि अभी आपको सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज ने एक्सप्लेन किया था, उसके लिए एक अलग ऑर्गेनाइजेशन सेटअप हो रहा है यूके स्पाइस करके। उसमें डेडिकेटेड लोग तैनात किए जाएंगे जो बार बार संपर्क करेंगे। अल्टीमेटली 3.5 लाख करोड़ में हम लोग 1 लाख करोड़, 1.25 लाख करोड़ के आंकड़ा तो बहुत कंफर्टेबली पहुंच सकते हैं। इतना तो हम गारंटी के साथ बोल सकते हैं, इतना तो हम करेंगे। टाटा समूह अपना इलेक्ट्रॉनिक सिटी बनाने के लिए इंटरेस्टेड हैं। इनके साथ 3 राउंड बातचीत हो चुकी है और उन्होंने अपना टीम यहाँ पर भेजा हुआ है। एमओयू उन्होंने साइन नहीं किया है। ये गौर करने वाली बात है कि देखिए, एमओयू नहीं साइन करने वाली चीज़ों में भी कई सारे ऐसे चीज़ें हैं जो 100% ग्राउंडिंग की संभावना रखती है, क्योंकि वो जो है टाटा समूह बड़ा समूह है, वो झटके में एमओयू साइन नहीं करते हैं, वो विश्लेषण करते हैं। अभी उनका एक टाटा मैनेजमेंट सर्विसेज है, वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट पर स्टडी कर रहे हैं। तो 3-4 महीने के अंदर अंदर हम लोग वहाँ पर भी ग्राउंडिंग के पोजीशन में, वहाँ सीधे ग्राउंडिंग ही होगी, फिर एमओयू नहीं होगी, ग्राउंडिंग के पोजीशन में हम लोग पहुँचेंगे। सर एक बात बोलिए सर।